गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम वैद्युत धारिता वाले चैप्टर में जो अगले टॉपिक चालू करेंगे उसका नाम है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मतलब कोई संधारित्र है जिसके बीच में टी मोटाई का एक के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया गया है। इस पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है? के है और इसकी मोटाई है टी, स्मॉल टी। तो इसमें क्या कैसे शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जो दो समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है, जिनके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A और जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। फिर लिखेंगे यदि इन प्लेटों के बीच में स्मॉल t मोटाई का और आगे लिखेंगे t इज लेस देन d, मतलब t का जो मान होगा वो d से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, स्मॉल t मोटाई का k परावैद्युतांक वाला, कैपिटल K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दिया जाता है। ठीक, पहली प्लेट x को स्रोत से धनावेशित किया जाता है, जिसके कारण प्रेरण होगा और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट y के पहले सिरे पर ऋण आवेश और दूसरे सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। दूसरे सिरे को y प्लेट के दूसरे सिरे को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, जिससे इसका संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा हो तो लिखेंगे, देखिए प्लेटों के बीच में देखिए दो तरह का वैद्युत क्षेत्र होगा। एक तो जहाँ पे वायु है, ये जो जगह है और ये जो जगह है, दोनों जगह पे क्या है? वायु है और माध्यम कितनी दूरी पे है? टी मोटाई में है। तो वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अलग होगी और प्लेट के भीतर ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। तो हम ये मानते हैं कि वायु में तीव्रता E1 और प्लेट में कितना है? E2 है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसको हम E1 कहते हैं तो E1 बराबर लिख देंगे सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता और सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व किसका? प्लेटों का। तथा परावैद्युत माध्यम में या परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने किससे बोला है? E2 से। तो यहाँ से E2 बराबर लिख देंगे सिग्मा बटे में K एप्सिलॉन नॉट, जहाँ K क्या है? निर्वात की नहीं बल्कि इस माध्यम की वैद्युतशीलता है। तब दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत विभव, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत विभव जो V का मान होगा, अगर उसको हम मानते हैं V1 प्लस V2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से V1 बराबर लिख सकते हैं। V1 किसके लिए है? वायु के लिए। तो लिखेंगे E1 इंटू D माइनस टी। क्यों? क्योंकि देखिए टोटल D है, इतना T है, ये और ये क्या हो जाएगा? D माइनस टी। ठीक है, तो E1 इंटू D माइनस टी और प्लस V2 की बात करेंगे तो लिखेंगे E2 इंटू टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब E1 की वैल्यू रखिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस
टी और प्लस E2 की जगह रखेंगे सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ये हो गया भी का मान। आगे देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू उठा के रखिए। सिग्मा बराबर हम जानते हैं, चूंकि लिख दीजिए यहीं पे, चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, जहां Q क्या है, पहली प्लेट को दिया गया आवेश है और A दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो यहां से देखिए V बराबर लिखेंगे, सिग्मा की जगह Q बाई ए रखिए, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस Q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ये हो गया। जरा इसमें से कॉमन लीजिए कुछ, तो क्या कॉमन मिलेगा, Q बटे में ए एप्सिलॉन नॉट, इतना कॉमन लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ये क्या मिल गया, विभव मिल गया इन दोनों प्लेटों के बीच में। अब हम क्या करेंगे, अब वैद्युत धारिता निकालना है हमको। तो हम जानते हैं कि वैद्युत धारिता बराबर क्या होता है, वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q बटे में V। यहाँ लिखेंगे चूंकि धारिता C बराबर होगा Q बटे में V। Q क्या है, दिया गया आवेश है, तो C बराबर लिखिए Q बटे में, और V की जगह ये वैल्यू रखिए, तो लिखेंगे Q बटे में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कोई दिक्कत नहीं है, Q से Q काट दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपको मिल गया धारिता का मान C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, तो वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। अब इसी में एक चीज और हम देख लेते हैं नोट करके। मान लीजिए कि अगर प्लेटों के बीच में एक पट्टी न रख करके अनेक पट्टियां रख दी गई हैं, जिनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 एवं परावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K3 ऐसे आगे तक हो। मान लीजिए इसमें एक प्लेट रखे हैं और इसमें अगर एक से ज़्यादा प्लेट रख दें जिनकी मोटाइयाँ T1, T2, T3 एवं परावैद्युतांक K1, K2, K3 हो, तब C बराबर क्या लिखेंगे, देखिए जरा, C बराबर लिख सकते हैं, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस, अब T की जगह क्या रखेंगे, सबकी मोटाई का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ऐसे ही आगे तक, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद प्लस, ये प्लस है, प्लस, और T की जगह क्या रखेंगे, T बाई K की जगह रखेंगे, देखिए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस ऐसे ही आगे तक। अब जरा ये बताइए कि मान लीजिए कि इसके बीच में जब अलग अलग मोटाई की बहुत सारी प्लेटें रख दी गई हैं, तो T1, T2, T3 सबका योग कितना होगा, मैक्सिमम योग कितना होगा, T के बराबर ही तो होगा। मतलब आप इसमें आप अनंत पट्टी रख दीजिए, बहुत सारी पट्टियां रख दीजिए T1, T2, T3 मोटाई की, तो सबका अगर योग करेंगे तो D से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में ही तो रखेंगे ना। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 सबका योग किसके बराबर कर देंगे, D के बराबर कर देंगे। तो देखिए ऊपर लिखेंगे
लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में D माइनस D और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस ऐसे आएगा, इससे ये कट जाएगा। तो हमको फाइनली मिलेगा क्या, C बराबर देखिए क्या मिलेगा, देखिए C बराबर लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बटे में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस ऐसे ही आगे तक, ठीक। और इसको आप बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये मिल गया अनेक पट्टियों से युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहां जहां T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ऐसे ही आगे तक सबका योग किसके बराबर होगा, D के बराबर। तो इस तरह से हमने एक प्लेट के लिए भी निकाल लिया और एक से अधिक प्लेट के लिए भी हमने निकाल लिया। एक प्लेट के लिए कितना आया था, तो आया था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बटे में D माइनस टी प्लस टी बाई के। और अनंत प्लेटों के लिए कितना आएगा, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे में T1 बटे में K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3, ऐसे ही आगे तक जोड़ देंगे जितनी भी प्लेटें होंगी सबका। अगर मान लीजिए कि सबकी मोटाई सेम हो तो टी बाई के ऐसे करके आप मतलब जो भी वैल्यू दिया रहेगा आप उसके हिसाब से इसको बदल सकते हैं, ठीक है। यहीं पे एक चीज और हम सीख लेते हैं, गोलीय संधारित्र। नंबर दूसरा है गोलीय संधारित्र। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल इसका फार्मूला लिख देंगे और इसकी संरचना बता देंगे कैसे बनता है। तो गोलीय संधारित्र जो होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर देखिए बनता कैसे है। इसमें दो संकेंद्री गोले होते हैं। सबसे अंदर वाला जो गोला होता है, इसका जो केंद्र O होगा, इसी केंद्र से होता हुआ एक दूसरा गोला बना लेते हैं, एक दूसरा गोला। गोल नहीं बनेगा तब भी आप घबराइएगा नहीं। इस अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल r और बाहर वाले की त्रिज्या कैपिटल R है। वह स्रोत द्वारा देखिए यहाँ पे हम एक तार से अंदर अंदर इसको जोड़ेंगे। यह जो तार है ये इस बाहरी गोले को कहीं भी संपर्क नहीं करेगा और इसको हम स्रोत से जोड़ देंगे। स्रोत से जोड़ करके प्लस Q आवेश देंगे, तो जो अंदर वाला गोला है इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और प्रेरण के कारण, अच्छा इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, तो जो गोला A है उसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश हमने दे दिया। प्रेरण के कारण जो दूसरा वाला गोला B है उसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस हो जाएगा। माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा और बाहरी पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित होगा। तो इस बाहरी पृष्ठ के धनावेश को हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, मतलब अर्थिंग कर देंगे। तो इस तरह से आपका गोलीय संधारित्र बनके तैयार हो गया। यहाँ पे इसके बीच में क्या भरा हुआ है, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दीजिए जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। तब इसकी धारिता का जो फार्मूला निकलेगा क्या होगा, देखिए गोलीय संधारित्र के लिए अगर किसी गोलीय चालक के लिए आपने धारिता निकाला तो कितना आया था, C बराबर आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K कैपिटल R।
इसी तरीके से यहाँ भी देखिए क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ब्रैकेट में लिख देंगे आर इंटू स्मॉल आर बटे में आर माइनस आर। ये हो गया क्या, गोली संधारित्र की धारिता, जहाँ कैपिटल आर क्या है, गोले बी की त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है, गोले ए की त्रिज्या। तो ये मिल गया गोली संधारित्र की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर इंटू आर बटे में आर माइनस आर। ठीक, अगर के की जगह 1 रख देंगे, मतलब इसके बीच में जो गोला है इसके बीच में अगर हवा भर दें, तब C बराबर क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटे में आर माइनस आर। ये मिल जाएगा आपको वायु गोलीय संधारित्र की धारिता और मात्रक फैराड। तो इस तरह से हमने समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ लिया। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, अगर आपसे सवाल पूछता है तो आप इस फार्मूले को लगा करके आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है ये, मान लीजिए कोई संधारित्र है, कोई वजह से समांतर प्लेट संधारित्र है अगर, ठीक है, हमने इसको स्रोत से जोड़ा और इसको प्लस क्यू आवेश दिया, जिसके कारण इसकी पहली प्लेट धनावेशित हो जाती है और दूसरी प्लेट प्रेरण के कारण ऋणावेशित हो जाती है। दूसरी प्लेट के दूसरे सिरे को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। मान लीजिए शुरुआत में जब ये अनावेशित थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो जब क्यू आवेश देंगे, जब शुरुआत करेंगे तो इसका विभव 0 था पहले, क्योंकि कोई आवेश नहीं था तो विभव 0 था। लेकिन जैसे ही क्यू आवेश इसमें जाना प्रारंभ हुआ, तब इसमें आवेश, ये आवेश आने लगा, आवेशित होने लगा। तो जब और अधिक आवेश देंगे तो इस पे पहले से ही क्यू आवेश है, और आवेश देंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस क्यू में, इस प्लस में और इस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। अगर हमको आवेशित करना है, हमको जबरदस्ती इसमें आवेश डालना है, तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करेंगे, जो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाएगा, वही कार्य इसकी प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। उसी को हमें ज्ञात करना है कि वो ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे किसी संधारित्र की, कोई भी संधारित्र हो, चाहे समांतर प्लेट हो, चाहे गोली हो, कोई भी संधारित्र हो, किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में वाय स्रोत द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य संधारित्र में क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और यही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, ये तो हो गया परिभाषा कि जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो बाह्य स्रोत द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। मान लीजिए, माना किसी संधारित्र को की प्लेट को
प्लेट को स्मॉल q आवेश दिया जाता है या स्मॉल q आवेश देने से उसकी प्लेटों के बीच विभव भी हो जाता है। कितना हो गया? Q आवेश देंगे तो विभव कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। यदि धारिता C हो तो विभव भी बराबर क्या लिखेंगे? विभव भी बराबर लिख सकते हैं Q/C। ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि यदि किसी संधारित्र की प्लेट को Q आवेश देंगे तो उसकी प्लेटों के बीच में अगर भी विभव हो जाता है तो धारिता कितनी होगी? V बराबर Q/C, जहाँ C क्या है? संधारित्र की धारिता है। अब अगर आप इतना तो विभव हो गया, अब अगर उसको dq आवेश देते हैं, कोई भी स्मॉल आवेश dq अगर उसकी प्लेट को देते हैं तो आपको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब यदि संधारित्र को अत्यंत सूक्ष्म आवेश dq देने पर स्रोत द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा कार्य dw बराबर v/dq। आप जानते हैं w बराबर vq होता है, तो dw बराबर क्या हो जाएगा? v/dq, और v की वैल्यू वहां से उठा के रखिए, तो dw बराबर मिल जाएगा आपको q/c/dq। ये तो वो कार्य है जो आप dq आवेश दिए हैं। अब आप क्या करेंगे? पूरा आवेश q देने में किया गया कार्य, अतः संपूर्ण आवेश q देने के लिए स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या करेंगे? अब पता ही है, समाकलन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य होगा उसको हम निकालेंगे W बराबर समाकलन करेंगे किसका? dw का। कहां से कहां तक? 0 से लेके q तक। जरा वैल्यू रखिए dw का, तो समाकलन करेंगे 0 से लेके q तक किसका? q/c/dq का। अब c चूंकि धारिता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, बाहर निकाल लीजिए, तो w बराबर लिख लेंगे 1/c और समाकलन 0 से लेके q तक किसका? q/dq। और समाकलन अगर आप जानते हैं तो लिखेंगे, देखिए q का हो जाएगा, देखिए समाकलन होता है x dx। अगर समाकलन करते हैं तो लिखते हैं x के पावर, अगर x की पावर n dx है तो x के पावर n+1 और बटे में n+1 और प्लस कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो इसी को यहाँ पे लिखिए। तो q/dq बराबर लिख लेंगे, q के पावर कितना है? 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 2, और नीचे भी लिख देंगे 2, और कहाँ से? 0 से लेके q तक। आगे लिखेंगे w बराबर मिल जाएगा आपको 1/c, क्योंकि यहाँ पे 1/c होगा, 1/c, और पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट की जगह q है तो ये हो जाएगा q² बटे 2 और माइनस क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। तो फाइनली W का मान आपको मिल गया, देखिए 1/2 Q²/C, ये मिल गया कब? अच्छा ये तो कार्य है, ये वो कार्य है जो स्रोत द्वारा आवेशित करने में किया गया। अब आप जानते हैं कि जो कार्य किया जाता है वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, चाहे तो आप ये लिख लें, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यही कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा, इसलिए U बराबर क्या, U क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, U बराबर हो जाएगा W और बराबर 1/2 Q² और मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, यहाँ भी जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन सवाल कभी कभी इस रूप में नहीं दे करके कुछ और रूप में देता है। तो देखिए जितने रूप में देगा हम सबको सीख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, चूंकि Q बराबर C इंटू V, तो यहाँ से Q की जगह वैल्यू रखिए, तो U बराबर देखिए मिल जाएगा 1/2 और C² V²/C, एक C से एक C काट देंगे तो आपको U बराबर मिल जाएगा 1/2 CV²। ये भी एक फार्मूला होता है, चाहे तो आप इस रूप में लिख लें, परीक्षा में इस रूप में भी पूछ सकता है। और एक तीसरा रूप होता है, देखिए आप जानते हैं चूंकि V बराबर क्या होता है, Q/C, सब यही घूम फिर के आएगा। ठीक है, तो यहां से C बराबर क्या लिख देंगे, C बराबर Q/V। अब C की जगह वैल्यू रखिए, C बराबर Q/V हो गया, तो यहाँ से C की जगह Q/V लिख दीजिए, तो U बराबर मिल जाएगा 1/2 और इंटू C की जगह रखेंगे Q/V और इंटू V²। देखिए एक V से एक V कट जाएगा, तो U बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 Q इंटू V, और इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। तो हमने तीन फार्मूला पढ़ लिया आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और एक ये तीसरा W बराबर 1/2 Q²/C, या यही U बराबर 1/2 Q²/C, ये वाला फार्मूला है, और U बराबर 1/2 CV² और U बराबर 1/2 Q इंटू V। तो इस तरह से हम सीख लिए हैं कि आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, परिभाषा क्या होता है, और इसका मात्रक भी में सूत्र पता ही है, mL²T/-2 हो जाएगा। अब इसमें छोटी शेडिंग और पढ़ लेंगे, संधारित्रों का उपयोग, संधारित्र का उपयोग, केवल नाम देख लेंगे कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग करते हैं आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में। नंबर दूसरा है ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में।
नंबर चौथा है वैज्ञानिक अध्ययन में एक और उपयोग है इसका, देखिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हो गया, वैद्युत उपकरणों में तो जितने भी वैद्युत उपकरण होते हैं जिसमें इसकी ज़रूरत है, सब में नहीं, जिसमें इसकी ज़रूरत है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मोटर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई सा भी मोटर हो, चाहे आपका 1 हार्स पावर का मोटर हो, आधा हार्स पावर का मोटर हो, फैन का मोटर हो, अलग अलग जगहों पे हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।